हेलो, वेलकम टू होम साइंस दर्पण। आज हम संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। हम क्लास 11 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर क्लास 6 से सभी वीडियोस डाली हुई हैं। क्लास 6 से मैंने एससीईआरटी को कवर कराया है। तो जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, जो इस बार फर्स्ट टाइम फॉर्म डालेंगे, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम स्टार्टिंग अपनी कहाँ से करें, कहाँ से हम अपना बेस तैयार करें, तो आप जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं और फास्ट फॉरवर्ड पर लगाकर देखिएगा और आप अपने नोटबुक में नोट्स अपने बना सकते हैं। वहां से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप, और उसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन एजुकेशन का ये चैप्टर है। ये कहा जाए कि एक्सटेंशन एजुकेशन से इसकी यूनिट है ये, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, कम्युनिकेशन क्या है? जो मैं और आपके बीच में है, जो मेरे और आपके बीच में है, क्या है ये? एक कम्युनिकेशन है। इसी के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके उद्देश्य देख लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे उसकी परिभाषा कि संचार की परिभाषा क्या है, संचार के महत्व, विभिन्न स्वरूपों की सूची बनाना, फिर क्रियाओं का वर्णन, वर्गीकरण, क्रियाकलापों की व्याख्या और विश्लेषण, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संचार माध्यम और संचार अध्ययन एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट हमारा फील्ड है कि जिसमें किशोरों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कि जो हमारा आसपास का एरिया है, वहां पे किस तरह से संचार हो रहा है, तो उसका प्रभाव किशोरों पे पड़ता है। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि प्रतिदिन जो हमारी डेली है उसकी जो परिस्थिति है कि दो पहलू कैसे हमारे जीवन के विभिन्न अभिन्न अंग बन गए हैं, सामान्यतः हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और हमारी संचार की संकल्पना से शुरू करेंगे। संचार और संचार प्रौद्योगिकी मानव जीवन के लिए संचार आधारभूत और अति आवश्यक है। जाहिर सी बात है कि जब हम अपनी कोई भी बात कहेंगे तो वो कोई ना कोई संचार का माध्यम होगा, चाहे वो मौखिक कहें, चाहे वो हम रिटर्न कहें, चाहे वो हम किसी भी सिंबल के माध्यम से कहें, ठीक है। तो ये धरती पर जीवन आरंभ के समय से ही है और आधुनिक समय में तो क्या है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। नई नई संचार की जो है विधियां आ रही हैं, उपकरण आ रही हैं और उनकी उपयोगिता काफी लोकप्रिय हो गई है और काफी समय से कायम भी है। अगर हम देखें तो संचार के बारे में यहाँ मैं थोड़ा सा अगर एग्जांपल दूं, तो मैं अपने टाइम की बात करें तो क्या था कि हमें इस तरह के फोन वाले रिसीवर वाले फोन मिलते थे, जिसमें इस तरह से डिजिट होते थे। हम यहाँ इस तरह से दो लगी हुई होती थी, उसकी जो केबल थी ऐसे करके रिंग बनी हुई होती थी उसमें, तो हम उसी से बात करते थे। तो उसमें क्या था कि सामने वाला सुनता था और हम भी उसकी बात को सुनते थे। ना हम उसको देख सकते थे, ठीक है, सिर्फ हम सुनते थे। उससे पहले भी संचार के माध्यम पोस्ट रही है। लोग तब फोन भी नहीं था तो अपनी बात लेटर के जरिए, ठीक है, तार के जरिए पहुंचाते थे। तो काफी पहले का है। तो मैं अभी जो अपने टाइम से बात करते हैं तो क्या था कि कम्युनिकेशन के लिए हमें फोन मिलता था, ठीक है। अब वही फोन क्या हुआ कि थोड़ा मॉडर्न हो गया, तो उसका रिसीवर में ही कर दिया गया। पहले हमें इसके लिए एक पर्टिकुलरली प्लेस पे रखना होता था, यहाँ से केबल आई कनेक्ट होता था, वहीं रखा रहता था, वहीं उठाने जाना है, वहीं पर ही हम बात करेंगे। फिर उसके बाद रिसीवर आ गया, जिसे एक पर्टिकुलर एरिया में हम रख सकते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमें एक मोबाइल मिला, जिस मोबाइल के अंदर हमें डिजिट मिले और हम फेस जो है उस पर कॉल कर सकते थे, ठीक है। फेस नहीं देख सकते थे पर हम उस पर कॉल कर सकते थे। इसकी खासियत है मोबाइल की क्या, इसे घर में भी बाहर भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का इसमें टाइम आया, हम
क्या कहते थे उसको, एसएमएस। हाँ, एसएमएस। एसएमएस का हमें ऑप्शन मिला कि हम किसी को जो है मैसेज सेंड कर सकते थे टेक्स्ट से, ठीक है। उसके बाद और भी ज्यादा मॉडर्न हो गया, और मॉडर्न के बाद हमें टच वाला जो टच होता है वो हमें मोबाइल मिल गया। उसमें हम अपना बात भी कर सकते हैं, हम फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं, हम और भी बहुत तरीके के चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ऐसे ऐसे ही हमें और भी फैसिलिटी मिल रही है। आज हमें किसी को मैसेज करना है, किसी को कोई भी सूचना देनी है, तो चंद सेकंड, विद इन ए सेकंड, सेकंड भी बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, कभी कभी इतनी कम टाइम में वो मैसेज हमारा फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। सूचना पहुंचाना अब बहुत ज्यादा इजी है। अब हमारे पास है संचार क्या है। संचार विविध परिस्थितियों पर विचार, चिंतन, उनका अवलोकन करना, उन्हें समझना, उनका विश्लेषण करना, इन सबका विभिन्न संचार के माध्यम द्वारा दूसरों तक संप्रेषित करने की प्रक्रिया ही क्या है, संचार है। क्या है संचार? कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, ठीक है, यही संचार है। स्वयं देखना, अवलोकन करना, सुनना, ध्यान देना, ठीक है, ये सब हमारा संचार है। संचार बना किससे है, ये इंपॉर्टेंट है। संचार इंग्लिश का शब्द कम्युनिकेशन से रियाय है, जिसका अर्थ है लैटिन में कम्युनिस से निकला है, जिसका अर्थ है सर्व सामान्य, यानी कि अपनी बात पहुंचाना। ये ना केवल विचारों मतों को व्यक्त करता है, ज्ञान की सूचना प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है, बल्कि इसमें विषय बिल्कुल उसी अर्थ में समझाना भी शामिल है जो संप्रेषण और ग्राही के लिए समान है। मतलब यहाँ हम अपना ज्ञान पहुंचाना है हमारा। अब क्या है कि अब पहले हम ऑफलाइन पढ़ते थे, अब क्या है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद है। अब हम इस वक्त जो आपके साथ कनेक्ट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही कनेक्ट है। तो क्या है कि हमारा जो एजुकेशन है वो स्प्रेड हो रही है, किसके जरिए, संचार के जरिए, ठीक। नेक्स्ट है संचार का वर्गीकरण। अगर वर्गीकरण के हम देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो क्या है, सबसे पहले हमें एक तरफा मिलता है। एक तरफा में क्या है कि भाई ठीक है, हम यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक, यहाँ टीवी है, टीवी में जो दिखाया है वो हमने देख लिया, तो ये एक तरफा संचार है। रेडियो है, आपका म्यूजिक सिस्टम है, संगीत सुनना है, टेलीविजन है, ये सब क्या है, हम सिर्फ देख रहे हैं, और वन वे कम्युनिकेशन है। अच्छा, दूसरा जो होता है वो होता है टू वे कम्युनिकेशन। ऐसा संचार के इसमें यहाँ से वो बोल रहे हैं इधर, फिर इधर से रिप्लाई आ रहा है इधर, तो ये दो तरफा संचार है, ठीक। इसी तरह से अब हमारा आ जाता है संचार के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया गया है कि बच्चा जो है वो क्या है, रोता है। रोता है तो माँ समझ जाती है कि भाई शायद इसको भूख लगी होगी, हाँ मैंने इसको फीड नहीं कराया, या फिर हो सकता है कि डायपर चेंज करने को, या हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेट दर्द हो, कुछ हो। तो क्या है, ये उसका जो रोना है वो अपना मैसेज दे रहा है। क्या कर रहा है, वो अपना मैसेज दे रहा है कि मुझे कुछ जरूरत है, तो माँ आती है, उस चीज को देखती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, अंतरवैयक्तिक संचार। ये स्वयं से संवाद करने से संबंधित है। मान लीजिए मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ, ठीक है, अपनी ही आप क्वेश्चन कर रही हूँ, अपने आप ही आंसर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरफा इंट्रापर्सनल संचार है, एक सतत प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के भीतर चलती रहती है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई बात है, कुछ मेरे माइंड में कुछ घर में बात है, अब मैं उसको सोच रही हूँ, मंथन कर रही हूँ, तो क्या है, अपने आप से बात कर रही हूँ, अच्छा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ होगा, अरे नहीं वो इस तरह से नहीं, इस तरह से हुआ होगा। तो क्या है, अपने आप से ही बात करना, अपने आप से क्वेश्चन को पुटअप करना, अपने आप को आंसर देना, अपने आप उस सिचुएशन को समझना, ये हमारा आपस में अंतरवैयक्तिक संचार है। उदाहरण के लिए किसी साक्षात्कार, मान लीजिए हम लोग कहीं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप से क्वेश्चन को डब करेंगे, अपने आप को आंसर देंगे, उस जगह पे खुद रख के देखेंगे, है ना। तो पूरा अभ्यास करना मानसिक तौर से। इसके बाद आ जाता है अंतरवैयक्तिक संचार, यानी कि दो लोगों के बीच में, ठीक है, पर्सन 1 पर्सन 2 के बीच में आपस में संचार। यह औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है।
इनके माध्यम क्या है, शारीरिक संचालन, मुख मुद्राएं, हाव भाव, ठीक है, लिखित पाठ, शब्द, ध्वनि, ये क्या है, इसी का माध्यम है। पढ़ाई के दौरान कई प्रयोग करने दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में अपने मित्र से बातचीत करना या फिर किसी परिसंवाद में भाग लेना। तो क्या है, ये टू अपने आपस में अंतरा वैयक्तिक संचार है। अब आ जाता है इसका नेक्स्ट, समूह संचार यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। अंतर्वैयक्तिक संचार एक तरह से प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत ढंग से संचार, किंतु इस संचार प्रक्रिया में दो या दो से अधिक लोग शामिल होते हैं। इसमें एक से दो नहीं, इससे और भी ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। समूह संचार परस्पर स्वीकृत दृष्टिकोण, सामूहिक निर्णय सुनकर बनाने में सहायता करता है और आत्म अभिव्यक्ति का अवसर देता है। किसी भी समय में व्यक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और क्या, इसमें समूह उसके स्थान पर सुदृढ़ होता है और मनोविनोद तथा तनाव मुक्त होने में, सामाजिकरण और प्रेरित करने में हमें क्या करता है, वो हेल्प करता है। समूह संचार बढ़ाने के लिए कई प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है कि जो पपेट शो होते हैं, ठीक है, रोड शो होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, कि किसी भी चीज को लेकर के जागरूकता लोगों में लाने के लिए हम इस तरह की विधियों का यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है मास कम्युनिकेशन। बहुत लार्ज स्केल पर अपने संदेशों को पहुंचाना, उसके लिए हम रेडियो, टीवी, उपग्रह संचार, अखबार, पत्रिकाएं और ये जितना भी इंटरनेट है, ये सब क्या है, ये एक विशाल विविधतापूर्ण इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। एक सेकेंड, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर, वही जनसंचार है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अंतरा संस्था संचार। इसमें क्या है कि संस्थागत संचार सुव्यवस्थित ढंग में होता है। मानव की ही तरह जब लोग एक साथ किसी संस्था या संगठन में कार्य करते हैं, जब लोग एक साथ किसी संस्था या संगठन कार्य करते हैं तो संस्था भी संबंध स्थापित करती है और उन संबंधों का निर्वाह करती है अपने माहौल में और अपने अनुभागों के बीच संचार के विभिन्न स्तरों का प्रयोग करते हैं और प्रत्येक संस्था के पदों को अलग अलग स्तर पर पदानुक्रम यानी कि उनको क्रम से लगाना, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। ऐसी संस्थाओं को सूचना के प्रवाह समान स्तर पर दो तरफा होता है और विभिन्न स्तरों के बीच एक तरफा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अंत संस्था संचार। इसका संबंध क्या होता है, किसी संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं के आपसी सहयोग से, जो आपसी सहयोग है उसके साथ इसका हम यूज करते हैं। जैसे देश के विकासात्मक क्रियाकलापों में तकनीकी और वित्तीय सहायता दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों से द्वारा दी जाती है। मतलब उसमें कार्यकलापों में तकनीकी हो या वित्तीय हो, अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के द्वारा दी जाती है। जबकि प्रशासनिक क्या है, प्रशासनिक सहायता केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है कि अंतरा संस्थागत और अंत संस्थागत जो विभाग हैं और संस्थाओं के बीच संचार नहीं होता, बल्कि इन संस्थाओं में कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, उसमें उन लोगों के एक दूसरे से संचार करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं वो कौन कौन से, शिक्षा है, वो कृषि है, बाल विकास है, इसमें राज्य सरकार और समृद्ध विभाग है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय में क्या है, WHO है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, FAO है, ये सब कितने भी हैं, इसमें गैर सरकारी भी हैं और
अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि संचार के साधन अथवा विधि पर आधारित वर्गीकरण। विधि पर आधारित वर्गीकरण, सबसे पहले शाब्दिक और मौखिक। शाब्दिक क्या है कि जो हम बोल रहे हैं, गाना, कभी कभी स्वर, लहजा इत्यादि। मौखिक संचार एक महत्वपूर्ण है। अनुसंधान से स्पष्ट होता है सभी व्यक्ति अपनी सक्रिय समय का लगभग कितना 70% समय मौखिक रूप से संचार करने में और सुनने, बोलने और जोर से पढ़ने में बिताता है। अगर ये पूछा जाए कि कितना परसेंट हम व्यक्ति जो है अपने सक्रिय समय में मौखिक रूप से संचार करता है, तो वो है हमारा 70%। और ये एमसीक्यू भी बन सकता है। इसके बाद है गैर शाब्दिक। गैर शाब्दिक क्या है कि जितना भी हमारा हाव भाव है, मुख मुद्राएं हैं, मिजाज है, नेत्र है, स्पर्श है, पराभाषा, लिखाई, पहनावा, केश, ये क्या है? गैर शाब्दिक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हाव भाव है कि मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ पूछा, आपने सर हिला के मना कर दिया, सर झुका के हाँ कर दी, इस तरह से ना कर दिया। मुद्राएं हैं, पोस्चर जिसे कि हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि अब अगर हम देखते हैं कि अगर हम अपने व्हाट्सएप की बात करें कि व्हाट्सएप में क्या होता है कि आप जाएंगे, अब आप तो मैसेज कोई करता है तो हम उसको टाइप भी नहीं करते व्हाट्सएप पे। अगर आप देखेंगे तो टाइप नहीं करना, अगर किसी ने मैसेज किया उस पर थम्स अप बना देते हैं, कुछ अच्छा लगा उस पर हार्ट बना देते हैं। किसी को कोई फीवर है, कफ है, कोल्ड है, तो उसमें डिफरेंट सारी जो है वो इमोजीज मौजूद है। तो क्या है ये? हम उसके सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल के जरिए बता देते हैं कि ठीक है, सामने वाला समझ जाता है कि इसको ये बात है। उसके बाद नेत्र से, स्पर्श से, मान लीजिए किसी ने आपको जोर से पकड़ा दब, तो आपने कहा कि समझ गए कि ये किस चीज को मना कर रहा है। कोई इस चीज से कह रहा है कि पुशअप कर रहा है, कमर पे हाथ लगा रहा है कि चलो तुम आगे बढ़ो, एक तरह से हौसला दे रहा है, ठीक है। पहनावा, पहनावे के लिए सबसे बेस्ट है कि हमें दूर से पता चल जाता है कि भाई ये व्हाइट कोट है तो ये डॉक्टर है, ब्लैक में है ये एडवोकेट है, ये पुलिस है, और ये हमारे सेना में है, ये थल है, ये जल है, ये वायु, ये सब कुछ क्या है, ये हमारे पहनावे से पता चलता है। उसके बाद में वास्तुकला से, प्रतीकों से, संकेत से, हम जा रहे हैं रोड पर, हमें इधर जाना है, यहाँ जाके बना है तो हमें यू टर्न लेना है, यहाँ क्रॉस लगा है, यहाँ नहीं जाना है। इस तरह के कितने सिंबल्स होते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं। जनजाति लोग, उनकी पहनावे से, उनकी चीजों से पता चलता है, ठीक है। और यही था कि पिछले अध्याय में हमने पोशाकों से रिलेटेड अध्ययन किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, जाकर के देख लें, हिंदी में है, इजीली समझ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताती चलूं कि मैंने सभी के साथ एमसीक्यू ऐड करे हैं लास्ट में, और एक समरी ऐड करी है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, और इसी का सबका आपको समरी मिल जाएगा, ताकि आप शॉर्ट में अपना रिवीजन करते रहें। इसके बाद आ जाता है एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण। आपने कभी जानने की कोशिश की कि किताब में पढ़ने की तुलना केवल टीवी और जीवित लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जितने डांस है क्लासिकल प्रस्तुत करने में अपनी समृद्ध परंपरा में जानने समझने में अधिक आसानी होती है। मतलब जितना हम पढ़ नहीं पाते, पढ़ने के बाद जितना हम कंज्यूम नहीं कर पाते, जितना हम देखने से कर पाते हैं, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। एग्जाम्पल फॉर, जो लोग पढ़ते हैं उन्हें क्या होता है, 10% याद होता है। जो लोग सुनते हैं 20 से 25% याद होता है। इसलिए कहते हैं, अब मान लीजिए ये वीडियो है, आप लोग किचन में काम कर रहे हैं, आप लोग किसी वर्क प्लेस पे हैं, रास्ते में है, सफर में है, बस में है, कहीं पे भी है, कान में लगाया और हमने अपना सुन लिया, तो हमें याद होगा कितना, 20 से 25%। उसके बाद जो लोग देखते हैं उनका लगभग 30 से 35%। मान लीजिए कि आप ये वीडियो देख और सुन दोनों रहे हैं। एक तो है कि हम देख नहीं रहे हैं वीडियो, हमारा मोबाइल एक साइड में रखा है और सिर्फ हम सुन रहे हैं, मेरी बात को सिर्फ आप सुन रहे हैं, तो वहां 20 से 25 होगा। उसके बाद अगर देखना है, देख भी रहे हैं, तो 30 से 35 हो जाएगा। लोग जो देखते और सुनते हैं 50% या उससे अधिक याद रखते हैं देखना और सुनने में। कितना हो जाएगा? देखना और सुनना जब इन दोनों को ऐड करेंगे 50%। और जो लोग देखते सुनते हैं, ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि अपने नोट्स भी बना लेते हैं, तो उसका प्रतिशत और भी बढ़ जाता है, ठीक। इसके बाद में
जो हमारा श्रव्य है, ठीक है, यानी कि लिसनिंग। लिसनिंग है, रेडियो है, आपका रिकॉर्डिंग है, सीडी प्लेयर, ये तो खैर अब नहीं रहा, लेकिन ये भी इसी का एग्जाम्पल है। मोबाइल फोन है, आपने हेडफोन लगाया, आप सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है। दृश्य क्या है, जो हम देख रहे हैं, संकेत है, प्रतीक है, मुद्राएं है, सामग्री है, पोस्टर है, चार्ट है, जो कि बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं। हम मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर, हम घर से कहीं जा रहे हैं किसी थोड़ा दूरी पर, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं। तो क्या है कि हम उसको देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है, और इसी से रिलेटेड ABC, हमेशा पोस्टर से रिलेटेड ये टर्म पूछी जाती है। तो AB क्या है, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, और क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये मैसेज मिल रहा है। मान लीजिए जैसे कि शौचालय से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट ने इसकी स्कीम चलाई है, तो वो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, या फिर और भी सारी चीजें हैं, टीकाकरण से रिलेटेड है, और भी स्वास्थ्य की योजनाएं आती हैं उनसे रिलेटेड है। तो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। इसके बाद आता है दृश्य और श्रव्य दोनों, यानी कि टेलीविजन, वीडियो, फिल्म, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ये सब जो एक साथ जो है वो हम देखते और सुनते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि संचार की प्रक्रिया, किसी माध्यम के जरिए सेंडर और रिसीवर तक सूचना पहुंचाना ही क्या है, संचार है। और उसका वापस आना, यानी कि उसके बारे में बताना, वो ही फीडबैक है। क्या है वो, फीडबैक है। देखते हैं क्या, किसने, क्या, कैसे, कब, किस प्रकार, किन परिस्थितियों में कहा, उसका प्रभाव क्या रहा, ठीक। इसीलिए SMCRE मॉडल आसानी से समझते हैं। मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। सबसे पहले सोर्स, ठीक, संचारक, उद्भावक, प्रेषक, उसके बाद मैसेज आएगा, मैसेज के बाद किस चैनल के जरिए, ठीक, उसके बाद आ जाता है ग्राह्य यानी कि रिसीवर, और फीडबैक, यहां से फीडबैक जाएगा। सबसे पहले स्रोत के वह व्यक्ति जो संचार की प्रक्रिया क्या है, स्टार्ट कर रहा है। पूरी संचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए उत्तरदायी मुख्य घटक है। श्रोता, दर्शक एक विशिष्ट समूह को इस प्रकार संदेश देता है या देती है कि ये न केवल संदेश का सही संप्रेषण यानी कि सही से पहुंचता है, बल्कि उसको जो है वो प्राप्त भी होता है, उसकी अनुक्रिया भी प्राप्त होती है, यानी कि उसका फीडबैक भी प्राप्त होता है। वह आपके शिक्षक, माता पिता, आपके टीचर्स, नेता, कोई भी हो सकता है। उसके बाद संदेश है, हम कोई ना कोई तो मैसेज देंगे भाई, कोई ना कोई मैसेज, तो कोई ना कोई सूचना तो दी जाएगी। अब डिपेंड करता है कि वो हम छोटे स्केल पे दे रहे हैं, बड़े स्केल पर दे रहे हैं। उसके बाद चैनल आएगा। चैनल में क्या है कि संचार मौखिक है ना, संचार सार्वधिक सहज हो, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर हो, बहुत आसान शब्दों का प्रयोग किया गया हो, बहुत आसान भाषा का प्रयोग किया गया है, जो इजीली समझ में आ जाए। चैनल के भी ना दो प्रकार बताए गए हैं, अंतव्यक्तिक चैनल, जैसे कि अलग अलग व्यक्ति को जाकर के या समूह में जाकर अलग अलग क्या क्या, जैसे कि एक्सटेंशन में हम देखते हैं कि गृह भेंट जाकर या कार्यालय पे भेंट जाकर के हम बताना कि भाई ठीक है ऐसे ऐसे है, आपके क्षेत्र में मान लीजिए आलू ज्यादा होता है, हम जाकर के उन्हें बताना चाहते हैं कि भाई आपका आलू को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, आलू से आप क्या क्या बना सकते हैं, टमाटो होता है, टमाटो से क्या बना सकते हैं, या स्ट्रॉबेरी है, जैम, जेली, स्क्वैश आदि। उसके बाद क्या है, वही ग्रुप में आ जाता है कि मान लीजिए कॉलेज में चले गए, कॉलेज में जाकर के हमने बताया, कॉलेज में प्रचार किया। अगर आपको याद हो कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो कई बार वो एक जिससे ना इस तरह से निप करके उसमें ऊन लगा करके एम्ब्रॉयडरी होती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त, तो वो एम्ब्रॉयडरी के लिए वो निडिल और कुछ धागे जो मल्टी कलर के होते थे वो सेल करने के लिए आते थे, तो वो क्या था कि वो दिखाते थे हमें, ठीक है। तो इस तरह से और भी चीजें कई बार स्कूलों में हमारे कॉलेजेस में आई हैं। इसके बाद क्या है कि प्राप्तकर्ता, संदेश या संचार कार्य के लक्ष्य के रूप में ग्राही या श्रोता को, दर्शक को, व्यक्ति को, समूह, आदमी, औरत, ग्रामीण, शहरी, वृद्ध, जवान को हो सकता है, ठीक है। ग्राही समूह जितना अधिक समरूप होगा, सफल संचार अवसर उतना ही अधिक होता है। सूचना का प्रभाव यानी कि प्रतिपुष्टि,
अब जो संचार दिया गया है, जो संचार किया गया है, जो मैसेज दिया गया है, जो सूचना दी गई है, वो कितनी समझ में आई है, उस चक्र को समझ कितनी आई है, उसको फीडबैक लेना कि समझ आया है, अगर नहीं आया है तो उसको दोबारा समझाना। जैसे जब एग्जाम्पल फॉर जब कोई शिक्षक पाठ पढ़ा देता है तो विद्यार्थी से ये जानने के लिए प्रश्न पूछता है कि उन्हें पाठ समझ लिया है या नहीं। प्रश्न पूछता है लास्ट में, विषय वस्तु और पाठ को समझे गए हैं, किन विषयों को समझाने की आवश्यकता है। यही प्रतिपुष्टि कहलाती है, यही क्या है, हमारा फीडबैक है। और यही समाचार पत्रों में, टेलीविजन पर, इसी पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट है संचार माध्यम, यानी कि मीडिया क्या है। जो रेडियो पे सुनते हैं समय, टेलीविजन देखते हैं, आप जो सुनते हैं, देखते हैं, किसी ना किसी रूप से प्रभावी होता है। ठीक है, संचार का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। विज्ञापन, कार्यक्रम, विज्ञापन है, कार्यक्रम है जिन्हें हम टीवी पर देखते हैं, थिएटर या टीवी पर फिल्में देखते हैं। अखबार में जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, राजनेता का भाषण, कक्षा में शिक्षक द्वारा दिया गया जो हमारा अनुदेश है, किसी उपकरण के ठीक काम न करने पर कोई शिकायत, या घर बैठे इंटरनेट द्वारा गई खरीदारी। इन सभी सामान्य बात यह है कि इन संदेशों के विविध क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम का तो प्रयोग किया गया है। जब हम किसी से बात करते हैं या किसी को बात करते हुए सुनते हैं तो हवा उस माध्यम के रूप में काम करती है जो ध्वनि तरंग संचारित करती है, क्योंकि कोई भी ध्वनि शून्य से संचारित नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। संचार यदि एक प्रक्रिया है, संचार का माध्यम मीडिया वह साधन है जो हमारी धारणाओं को, विचारों को, हमारी इमोशन को, हमारे तथ्यों को, अनुभव को प्रेषित और प्रसारित करने के लिए संचार के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करता है। जनसंचार के माध्यम में संचार के लिए मूलतः आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रौद्योगिकी मात्र उपस्थित ही जन संचार अभिव्यक्त नहीं करता है। इनके माध्यमों में लक्ष्य हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट वर्गों में, समूहों में होते हैं। संचार माध्यमों का वर्गीकरण, पारंपरिक माध्यम, पिछले कुछ समय तक अधिकांश ग्रामीण विस्तार कार्य पूर्णतः मेलो, रेडियो जैसे पारंपरिक संचार माध्यम पर निर्भरता। आज भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में अंतर्व्यक्ति संचार के माध्यम मुख्य रूप से संचार की सर्वाधिक प्रयुक्त और प्रभावी माध्यम है। अन्य पारंपरिक लोक संचार कठपुतली है, लोक नृत्य, लोकमंच, मौखिक साहित्य, मेले, त्योहार, अनुष्ठान, प्रतीक, संकेत, पोस्टर, पत्र पत्रिकाएं, स्थानीय मुद्रित सामग्री। पुरातन काल विभिन्न पारंपरिक लोक संचार के माध्यमों का उपयोग संचार की देसी माध्यमों के रूप में किया जा रहा है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लोकप्रिय उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अब जीके ऐड हो गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन जीके में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हमारे जीके के लिए भी यहाँ बन जाता है। पारंपरिक लोक रंगमंच नाटक जैसे यात्रा बंगाल का है, रामलीला नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, विदोसिया बिहार, तमाशा महाराष्ट्र, यक्षगान कर्नाटक, ये तो बहुत बार पूछा भी जा चुका है, रामलीला पे भी क्वेश्चन बन चुका है जीके में, भवाई गुजरात का। इसी प्रकार विभिन्न मौखिक साहित्य और संगीत भी हैं, जैसे बोल और भतियाली बंगाल, सना और दादरिया मध्य प्रदेश, दुहा और गरबा गुजरात, ये तो बहुत फेमस है, चक्री कश्मीर, भागड़ा गिद्दा पंजाब, कजरी का चेती उत्तर प्रदेश। इसको आप जरूर अपने नोटबुक में जरूर लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखिए। आल्हा उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश के कितने हो गए, रामलीला क्या, नौटंकी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद कजरी चेती कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आल्हा
उत्तर प्रदेश और बिहार में भी है। पहला हम देखेंगे उत्तर प्रदेश और सेकंड पे क्या है बिहार। पौडा लावनी महाराष्ट्र में, बिहू असम का, बहुत बार पूछा गया, मल्टी टाइम पूछा गया ये। मांडा पिनिहारी पनिहारी चरण भाटा राजस्थान द्वारा दिए गए गीत शामिल हैं। ये क्या है गीत हैं। देश के उत्तर पूर्वी में अन्य जनजाति समूह ऐसे विभिन्न ढोल महोत्सव हैं जिनमें ढोल अत्यंत लयबद्ध तालों के साथ नाच गाना आयोजन होता है। कठपुतली कार्यक्रम, मनोरंजन, संदेश पहुंचाना, ये सब है। इसके बाद में आ जाता है, इसमें सबसे आम है डोरी से नचाई जाने वाली कठपुतली, ठीक है, जो स्ट्रिंग से होता है इस तरह से। उसके बाद सूत्रधारी का, जिसका प्रचलन मुख्यतः राजस्थान और गुजरात की साइड है। छाया कठपुतली यानी कि शैडो, देखिए एक नंबर पर आपकी ये हो गई, सेकंड पे आपकी शैडो हो गई, जो दक्षिण के हिस्सों में अधिक होती है। इसके बाद असंख्य त्योहार, मेले और सामाजिक अनुष्ठान, उत्सव, यात्राएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट था हमारा रॉड भी पपिट होती है, शैडो भी होती है और धागे से भी की जाने वाली होती है। ये गुजरात और राजस्थान की साइड ज्यादा प्रचलित है। हमने सारे मॉडल देख लिए, मॉडल्स को हम डीपली पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल से इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, एलटी में भी क्वेश्चन बना था और टीजीटी में भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। अब बात की गई थी आधुनिक के बारे में, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी का आगमन संचार माध्यम में आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है, जिसमें क्या कि सबसे पहले तो जिसके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं वही चीज मोबाइल फोन ऐसी आकर्षक विशेषताओं के साथ आ रहा है। ब्रॉडकास्ट यानी कि प्रसारण की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा, यानी कि पहले 2G था, उसके बाद 3G, 4G, 5G, अब तो इसके बाद कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। पहले क्या था कि एक लिमिटेड समय के लिए हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करते थे, ठीक है, मंथली, फिर वो डेली हो गया, फिर वो नेट अनलिमिटेड हो गया, फिर वाईफाई हो गया जो कि सभी के यहाँ मौजूद है, तो जिसके कारण ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में उपयोग के लिए सुकर हो गया है और आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच भी बढ़ी है। कंप्यूटर की उपलब्धता, इंटरनेट संचार के माध्यम से एक नए युग का प्रवेश हुआ है और ये सारे डिजिट जितने भी हैं, टेलीविजन है, आधुनिक मुद्रण माध्यम है, फिल्म है, प्रदर्शन है, प्रौद्योगिकी है, केबल है, डिस्क है, मोबाइल फोन है, कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सभी चीज मौजूद है। संचार माध्यमों के कार्य, पिछले अध्याय के में आपको जानकारी मिली किशोर अवस्था में संचार के माध्यम आपको प्रभावित कर सकता है। आइए देखें, सूचना आदान प्रदान करना दोनों शामिल है। आज सूचना एक शक्ति है। क्या है सूचना? एक शक्ति है। विभिन्न संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं के जरिए संचार सुगम बनाया जाता है, इजी, कंफर्टेबल, फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। सहमत व्यक्ति के करना, इसमें क्या होता है, हम अपने समक्ष आई धारणाएं, विचार हमेशा स्वीकार नहीं करते। दर्शक श्रोता किसी धारणा को स्वीकार करने के लिए, तैयार करने के लिए उपयुक्त संचार माध्यम का उपयोग करते हैं। मनोदशा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का गहन समझ जरूरी है। मनोरंजन, मौखिक रूप से सीधा घर तक, डीटीएच, ये बहुत ज्यादा अगर देखा जाए बहुत ज्यादा चली थी। घर तक जो ऊपर इस तरह से ना एक छतरी टाइप का बोलते थे और वो लगा दी जाती थी, वही डीटीएच सेवा था। और व्याख्या, चित्ररेखा प्रस्तुतिकरण, जटिल कठिन संकल्पनाओं को आसान करना। उदाहरण के लिए मानचित्र, ग्लोब मॉडल की सहायता से क्या है कि भूगोलीय क्षेत्र को ढूंढना। आज हम क्या करते हैं कि हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हमें कहीं पे मान लो नदियां देखनी है, पर्वत देखने हैं, पहाड़ देखने हैं, तो हम जल्दी से गूगल जा करके उसको देखते हैं, उसका 3D देखने की कोशिश करते हैं, तो आसानी से समझ पाते हैं। उसके बाद मूल्य का संप्रेषण, मूल्यों के बारे में शिक्षा देने हेतु कहानी, कठपुतली, कार्टून, फिल्म, और यही अगर हम देखा जाए तो इसी का नया जो हम कहते हैं एनिमेटेड, जो कि बहुत अच्छे हमें जितना भी मोरल्स के बारे में बताना, शिक्षण पे शिक्षण, अधिगम सामग्री को अंत क्रियापरक अनुदेश वाले वीडियो, ऑडियो, कैसेट, डिस्क शामिल, जो कि खैर अब तो नहीं है, अब तो और भी लेटेस्ट हो चुका है। समन्वय,
पारस्परिक क्रियापरक संचार प्रौद्योगिकी के आने से दूरी, पारस्परिक निकटता का महत्व कम हो गया है। संचार के गीत, कार्यक्षेत्र, परिशुद्धता सीमाएं तक बढ़ाई गई हैं और एक स्थान पर बैठकर पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई वृत्त परियोजना समन्वय बहुत आसान हो गया। अब हम घर बैठे बैठे देखते हैं सारा मौजूद है। अब बहुत आसान हो गया। मान लो अभी कोई चीज हमें सर्च करनी, एग्जाम्पल फॉर हम कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि एग्जाम्पल फॉर हम मसूरी जाना है, हमें मसूरी जाना है, तब हम क्या है वहाँ किस तरह की भौगोलिक स्थिति है, क्या है, किस तरह के कपड़े हैं, वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी कंट्री अगर जा रहे हैं तो वहाँ के बारे में, ठीक है। व्यवहारगत परिवर्तन, इसमें क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित सभी विस्तार, शिक्षा कार्यक्रम, चाहे वो स्वास्थ्य हो, साक्षरता हो, पर्यावरण का कोई मुद्दे हो या सशक्तिकरण का कार्यक्रम हो, नव परिवर्तन का अपनाना हो, प्रभावी संचार की कला, तकनीक निर्भर संचार माध्यम, ऐसे सभी उपयोगी संदेशों के संप्रेषण का मुख्य वाहक बना रहता है, जो लक्षित लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहारगत परिवर्तन होता है। उसके बाद विकास है कि संचार क्या है, माध्यम से हम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक माध्यम है। ये विशेषज्ञों और आम व्यक्तियों को आपस में क्या है, मिलाता है और इसी प्रक्रिया को संचार के स्थान में अग्रणी और संचार माध्यम में विकास की गति को तीव्रता प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि संचार प्रौद्योगिकी क्या है। इसको समझते हैं कि वैश्विक परिदृश्य में संचार क्रांति से गुजर रही है। संचार की जो प्रौद्योगिकी है बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो आज नया है कल पुराना हो सकता है, बिल्कुल ये हमने देखा ही है, पिछले टाइम से हम देख ही रहे हैं। बहुत कम समय में लोग सब कुछ जानना चाहते हैं, सूचना की अधिकता आसानी से उपलब्ध हो, पारंपरिक आधुनिक माध्यम से विस्तृत विविधता के माध्यम से सबकी पहुंच में है, ठीक है। हम अलग अलग समय पे भूत और वर्तमान में अलग अलग पृष्ठभूमियों में, उदाहरण ग्रामीण, शहरी, जनजातीय संचार अलग अलग माध्यमों और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। हम सभी जानते हैं कि क्या दूरी खत्म हो चुकी है। जो पहले दूर था अब पास है, स्थानीय है, वैश्विक है। ये किसने बताया? सौम प्रदोदता अध्यक्ष वर्ल्ड टेल ने, ठीक है। आज तो हम कोई दूसरी कंट्री में भी बैठा है, व्हाट्सएप कॉल करी, फेस टू फेस कॉल कर ली और हम उससे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है संचार प्रौद्योगिकी का संबंध सूचना को नियंत्रित करने यानी कि कंट्रोल करने और संचार की सहायता देने के लिए विकसित प्रयुक्त विभिन्न प्रौद्योगिकी से है। इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल है जिनका डाटा के प्रेषण के लिए किया जाता है। अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक संकेत अंगीय डिजिटल हो सकते हैं, हार्डवेयर, संस्थागत, सामाजिक मूल्य आदि हैं। इसके बाद आ जाता है संचार प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण। केबल भूमि आधारित और बेतार यानी के ईयर वाला। तो केबल वाला क्या है कि सस्ती है, कम जटिल है। लैंडलाइन टेलीफोन, बिना इंटरनेट, पर्सनल कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। बेतार क्या है? रेडियो है, माइक्रोवेव तरंगे हैं, उपकरण है और वाईफाई जो भी है, ब्लूटूथ, ये भी सब यही है, ठीक है। रेडियो है भौतिक भौगोलिक विस्तार, आय, शिक्षा, सभी के बारे में घटना स्थल ऑन द स्पॉट प्रसारण इसके जरिए किया जाता है। समय और स्थान के अवरोधों को पार कर सकता है। छोटे आकार ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके दूरस्थ भागों तक संचार को फैलाता है। इसके बाद टेलीविजन आ जाता है। भारत में 1959 में प्रारंभिक तौर पर शिक्षा का प्रभाव बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास की वृद्धि के लिए आया था। टेलीविजन के प्रोग्राम बनाने में चक्षु आवर्धन और ध्वनि अध्यारोपण, स्प्लिट स्क्रीन प्रक्रिया, फेडिंग, जूम पे जो हम क्लास करते हैं, इत्यादि विभिन्न तरीकों का उपयोग किया गया है। आधुनिक संचार के बारे में माइक्रो कंप्यूटर, ये हमारा पूछा जाता है, ये जीके में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बड़े आकार, देखो मेन फ्रेम क्या होता था? बड़े आकार के होते थे। मिनी क्या होता था? ये छोटे आकार के कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर माइक्रोचिप है और भी ज्यादा जो है वो छोटा हो गया है। स्मृति के लिए हम मेमोरी, कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली परस्पर क्षमता
माइक्रो कंप्यूटर कार्य, खासकर विस्तार कार्य आदि के बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है दृश्य पाठ। टेलीविजन नेटवर्क केबल सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर घर के टीवी सेट से प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉनिक पाठ सेवा दृश्य पाठ, दृश्य डाटा कहते हैं। इसके बाद ईमेल जो हम भेजते हैं मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, टैबलेट के जरिए, किसी भी हम डिवाइस से भेज सकते हैं। पारस्परिक क्रियात्मक क्या है कि इस पार्ट में वीडियो, फोटो, वीडियो, ऑडियो, स्लाइड्स के बारे में बताया गया है। दूर सम्मेलन एक पारस्परिक क्रियात्मक समूह संचार, इसका संबंध भौगोलिक रूप से अलग स्थित व्यक्ति, भौगोलिक रूप दूरस्थ लोगों के बीच संवाद स्थापित करना, दूर संचार में हुए विकास के फलस्वरूप लंबी दूरियां यात्रा किए बिना भी बैठक आयोजित करना। मतलब कि मान लीजिए हमें कोई मीटिंग करनी है, एक बंदा इधर है यूपी में, एक वेस्ट में है, एक साउथ में है, या एक आउट ऑफ कंट्री है, तो क्या है कि जूम पे सब एक हो जाते हैं और उसके बाद एक अपनी मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। इस प्रकार संचार प्रौद्योगिकी संचार अत्यधिक सुविधा क्या है, कंफर्टेबल बनाया गया है और सुविधाजनक बन गया है। विश्व भर में अधिक से अधिक इन प्रौद्योगिकी का यूज होने लगा है, अनदेखा नहीं किया जा सकता इनका यूज। आमने सामने संवाद करना पड़ता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति प्रभावी संचार के लिए कुछ आधारभूत कौशलों का विकास करना चाहिए। प्रभावी संचार कौशल विषयक अगले अध्याय में हम जानेंगे। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा चैप्टर था, इसके नोट्स आप जरूर बना लें और एमसीक्यू लास्ट में आपको मिलेंगे, तो आप एमसीक्यू जरूर पढ़ लीजिए। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर कर दें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो मैंने समरी और एमसीक्यू बनाए हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और आपकी लर्निंग इजी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और जो लोग बिल्कुल न्यू जुड़े हैं वो जा करके मेरी जो वीडियो मौजूद है चैनल पर उनको देख लीजिए। फास्ट फॉरवर्ड पर लगाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी आप उसको कर सकते हैं। और अगर आप टीजीटी का पेपर उठाकर देखेंगे तो वहां से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चन, आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा वहां से। तो थैंक यू सो मच।